नमस्कार। अनुभव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम पिथौरागढ़ के धर्मघर क्षेत्र में हैं, जहां पर हिम दर्शन कुटीर की संयोजिका शोभा बहन से हम मिलने वाले हैं। यह आश्रम आज़ादी के बाद का एक ऐसा अद्भुत आश्रम है जहां पर बालिका शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई तरह के कार्यक्रम संयोजित किए गए हैं। तो चलिए आज मिलवाते हैं हिम दर्शन कुटीर की संयोजिका शोभा बहन से। हिमालय, जहां प्रकृति की गोद में जीवन सादगी, संघर्ष और संतुलन के साथ आगे बढ़ता है। यहाँ की मिट्टी में केवल पेड़ पौधे नहीं उगते, बल्कि ऐसे विचार जन्म लेते हैं जो समाज को बदलने की शक्ति रखते हैं। उत्तराखंड की इस पावन धरती पर गांधीवादी विचारधारा केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसे जीवन के हर कर्म में उतारा गया। महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित होकर एक विदेशी महिला ने इस भूमि को अपना घर बनाया, जिन्हें हम सरला बहन के नाम से जानते हैं। कौसानी स्थित लक्ष्मी आश्रम से शुरू हुआ उनका अभियान महिला शिक्षा, स्वावलंबन और ग्राम विकास की एक नई दिशा बना। इसी आश्रम में एक छोटी सी बालिका ने इन विचारों को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। वह बालिका आज हमारे सामने एक प्रेरणा बनकर खड़ी है। पिछले 65 वर्षों से अधिक समय से वो निरंतर बालिका शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित है। धर्मघर की पहाड़ियों से लेकर सैकड़ों गांव तक उन्होंने चेतना की लौ जगाई है। उन्होंने समाज को यह सिखाया है कि परिवर्तन बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से शुरू होता है। आज अनुभव कार्यक्रम में हम सुनेंगे उनके जीवन के अनुभव, उनकी संघर्ष यात्रा और उन विचारों को जो आज भी समाज को दिशा दे रहे हैं। प्रस्तुत है हिमालय की साधिका शोभा बहन के साथ एक विशेष संवाद। दर्शकों, आज हम ऐसी रचनात्मक संस्था के कैंपस में खड़े हैं जहां पर आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले भी बालिका शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जंगल बचाने के अलग अलग तरह के काम हुए हैं। और वो शख्सियत जो यहाँ आकर के सरला बहन जी ने कहते हैं, गांधी जी की शिष्य, और यहाँ आकर के उन्होंने ये रचनात्मक काम किए हैं। आज उनकी स्टूडेंट हमारे साथ हैं शोभा बहन, जिन्होंने 10 साल की उम्र में सरला बहन के साथ रह करके तमाम कार्यों को संपादित किया है। तो आइए शोभा बहन से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि हिम दर्शन कुटीर की क्या खासियत है। शोभा बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम थोड़ा ये जानना चाहते हैं कि हिम दर्शन कुटीर जो यहाँ पे स्थापित की गई है, ये किस तरह के काम यहाँ पर शुरू हुए हैं और कैसे आप हिम दर्शन कुटीर के साथ जुड़े हैं? सरला बहन जब भारत आई थी तो उन्होंने यहाँ आकर के आज़ादी के आंदोलन के लिए बहुत काम किया। वो 2-3 बार जेल भी गई हैं। यहाँ के उत्तराखंड के पूरे कुमाऊं क्षेत्र में अधिक उन्होंने आज़ादी के लिए बहुत काम किया। यहाँ के जो सब कार्यकर्ता थे, समाज सेवक थे और स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका मार्गदर्शन करना, उनके परिवारों को देखना, उनके बच्चों की देख रेख करना, ये सारे काम हमने यहाँ पर किए। और जब वो बापू के पास आए तो उनको वो बीमार हो गई थी। उनको मलेरिया और पेचिस का हो गया, क्योंकि इंग्लैंड बहुत ठंडा देश है और भारत तो बहुत गर्म देश है। तो वो वर्धा तो और गर्म जगह है, तो वहाँ पर महिला मंडल के लिए काम करना, मजदूर के साथ काम करना, ये सारे काम हमने किए थे। तो उससे बीमार हो गए। तो गांधी जी ने उनको चनौदा आश्रम में 1 साल के लिए भेजा ताकि वहाँ पर आराम कर सके हो। और उन्होंने उनको निर्देश दिया कि 1 साल तो तुमने कोई काम नहीं करना, आराम करना है। लेकिन सरला बहन जी के सक्सेस को आराम करने के लिए छोड़ा जाए हो तो उनका स्वभाव नहीं था। तो उन्होंने उस समय जो वहाँ पर चनौदा आश्रम, गांधी आश्रम सबसे पहला चनौदा बना था मेरठ के बाद से, तो वहाँ पर रह करके जो शांतलाल त्रिवेदी थे वो गांधी जी के शिष्य थे, शांतलाल त्रिवेदी जी। तो उन्होंने उनके साथ उन्होंने पूरा कुमाऊं क्षेत्र का भ्रमण किया। वो मिलम तक गई, भोटिया जनजाति से के बारे सारे जगहों से उन्हें मिली, बातचीत की, उन्हें चर्चाएँ की। तो उनको लगा
कि यहाँ सब काम महिलाओं कुमाऊँ की या उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी महिलाएं हैं। महिलाएं सारे काम करती हैं, वो बच्चों को भी देखती हैं, वो परिवार भी देखती है, वो खेती भी देखती हैं, वो सारे काम उनके सिर पर है। और पुरुष जो है, पुरुष तो बाहर नौकरी करने जाता है, भले वो चाय की बर्तनी मले या मिलिट्री में जाए, लेकिन जो घर में रहते हैं उनको बहुत दिलचस्पी नहीं है हल जोतने के अलावा। वो चाय के दुकानों में जा कर के बैठ के चाय वगैरह पीने का उनका ज़्यादा वो था। तो महिलाएं रीढ़ की हड्डी, तो बहन जी को लगा कि दो पार्ट है, स्त्री और पुरुष से समाज बनता है। लेकिन यहाँ पुरुष तो काफ़ी आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन महिला बिल्कुल अंदर है। महिलाओं को नंबर 2 का दर्जा दिया गया, तो उनको काम तो करते हैं, लेकिन परिवार का कोई अपना स्थान नहीं है। और न उनको जायदाद में हिस्सा है, न वो जो काम करके कोई है, लेकिन पूरा परिवार की रीढ़ वो थी। तो उनको लगा कि स्त्रियों की शिक्षा होनी चाहिए, बहन को शिक्षा मिलनी चाहिए, बहन जी चाहते जीवन की शिक्षा मिले। तो इसके लिए उन्होंने लक्ष्मी आश्रम कौशानी की स्थापना की। तो लक्ष्मी आश्रम का जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी जो बालिकाएं थी वो घरों में रहती थी, तो उनको लेकर 6 लड़कियों के सामने लक्ष्मी आश्रम की वो किया। वहाँ बच्चों को श्रम के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। खेती है, गौशाला है, जो जीवन की चीज़, जो जीने की चीज़ें हैं, वो सब चीज़ का उनको इतिहास, भूगोल, जो पढ़ाना है, सब श्रम के द्वारा पढ़ाया गया वहाँ पर। और मैंने भी वहाँ शिक्षा पाई है। तो सरला बहन वहाँ पर वो रही काफ़ी साल, वहाँ पर उन्हें सारा वो किया। राधा बहन है, बिमला बहुगुणा है, सुंदरलाल बहुगुणा है, ये सारे एक सरला बहन की प्रेरणा स्रोत है उनकी। तो जब वो लक्ष्मी आश्रम से कुछ समय के लिए बाहर गई हो, उसके बाद वो 10 साल तक पूरे देश में महिला शिक्षा के लिए, मजदूरों के लिए, इसके लिए सब काम करती रही। भूदान यज्ञ है, ग्रामदान है, इसके लिए काम करती रही वो। तो अंतिम में उनको लगा कि मुझे किसी ऐसी जगह पर, स्थान पर रहना चाहिए जो हिमालय के नज़दीक हो। अच्छा। और हिमालय के नज़दीक रहकर मैं वहाँ पर कुछ लेखन कार्य कर सकूँ। और वो 75 साल की उम्र में उनके लिए ये हिमदर्शन कुटीर बनाया गया। तो ये कुछ भारत उत्तर प्रदेश, तब तो हमारा उत्तराखंड नहीं था, सरकार ने मदद की, कुछ संस्थाओं ने की। और जो है बेना ग्राम सरमंडल एक हमारी बहन जी की बनाई संस्था है वो, तो उसने मदद की। तो ये कुटिया बनाई गई, जो सामने आपको दिख रहा है जहाँ पर बैठी हूँ मैं, तो ये उस समय बनाई गई। तो उसमें आप जो भी देख रहे हैं, आंगन देख रहे हैं, ये सब देख, उस समय ऐसा कुछ नहीं था यहाँ। और यहाँ सबसे अच्छा हिमालय दिखता था, चौकुड़े से भी पूरा यहाँ से नेपाल तक के हिमालय यहाँ दिखते थे। लेकिन अभी पेड़ ज़्यादा बड़े हो गए हैं और उसमें पेड़ छोटे थे ये। तो हिमालय का बहुत अच्छा दृश्य, इसका नाम इसलिए हिमदर्शन कुटीर रखा गया। ये तो आपने बता दिया कि हिमदर्शन कुटीर की स्थापना कैसे हुई है, लेकिन हिमदर्शन कुटीर की भी एक अपनी पहचान है पूरे समाज में। बताया जाता है कि जो सरलाबेन, जो उनका अंग्रेजी नाम जी हेलिमन, उन्होंने यहाँ पर एक ऐसी किताब लिखी जो पूरी दुनिया में फेमस हुई है। और उसके बाद भी हिमदर्शन कुटीर में बहुत सारे काम हुए हैं। थोड़ा उस पर आप फोकस कर दीजिए। हिमदर्शन कुटीर की जब स्थापना हुई थी तो सरला बहन यहाँ पर आकर रहती थी, उसमें जंगल। यहाँ पर उन्होंने 3 किताबें लिखी मुख्य तरह, संरक्षण या विनाश, डायने प्लेनेरे के इंग्लिश में लिखी और ये हिंदी में थी, और एक वन और मानव, 3 किताब का यहाँ पर लिखा उन्होंने। यहाँ पर हम लोगों ने जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ केवल 3 स्कूल थे। एक प्राइमरी स्कूल धर्मघर में था, एक मोहरोडी में था, एक कोटमुनिया में था, और 8 तक का स्कूल यहाँ कारकें जो भी इंटर कॉलेज बना ये था। तो शिक्षा कोई प्रचार प्रसार नहीं था। लगभग 14-15 साल का बच्चा स्कूल, लड़के भी बाद में जाते थे, लड़कियों को तो पढ़ाई का सवाल ही नहीं था, उसमें लड़कियाँ नहीं जाते। तो हमको लगा कि गांव में ये काम होना चाहिए, शिक्षा काम होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 50 स्कूल खोले छोटे बच्चों के, उनको हम बालवाड़ी कहते थे। तो
बेनाक ब्लॉक में और कपकोट में, उसमें तो ये नहीं बना था, बागेश्वर नहीं बता बात को बना है। तो इन जगहों में हमने बागेश्वर जिले में इसमें हमने 50 स्कूल खोले। और यहाँ पर महिलाओं का विकास कतई नहीं था। वो मतलब कोई भी गांव के मीटिंग में महिलाएं शामिल नहीं होती थी। तो हमने इसकी जागृति की समाज में, और महिला को समझा कि तुम्हारा क्या स्थान है, तो उसको लोग समझे। तो महिलाओं ने बहुत काम किया, शराबबंदी का काम किया, जंगल बचाने का काम किया, और लगभग 100 महिला मंगल हमने पूरे क्षेत्र में मुंशारी तक हम पदयात्रा करते हुए वहाँ तक हमने खोले। तो शिक्षा काम, पर्यावरण का काम और जन जागृति का काम, ये सारे काम यहाँ पर हुए हैं। उसमें इतने सारे महिला मंगल ने बहुत काम किया। गांव की सफाई का काम है, गांव के में कोई भी रोग पैदा ना हो, गांव की स्वास्थ्य की बात है, पर्यावरण की बात है, शिक्षा की बात है, सारे गांव के महिलाएं सारे करती थी। एक बार यहाँ बहुत बर्फ़ गिरी, लगभग 2.5-3 फुट गिरी थी। तो जंगल में बहुत पेड़ गिर गए थे। तो हमारी महिलाएं, जो महिला की स्त्रियाँ थीं, वो बर्फ़ में जंगल गईं और सारे पेड़ों पर कब्जा किया उनने, और उन दूसरों को नहीं ले आते। उन्हें अपने वो पेड़ों को उन्हें अपने संरक्षण में रख करके ग्राम सभा को दिए वो पेड़, उसको तो गांव के काम आए। जी, आपने हिमदर्शन कुटीर का लगभग 70-75 साल का आपने इतिहास बताया कि शिक्षा के जागरण के काम, महिला अधिकारों के काम, बालिका शिक्षा को आगे बढ़ावा देने का काम, ये तमाम काम और पर्यावरण संरक्षण के काम आपने किए हैं। और ऐसा भी बताया जाता है कि आप सरला बहनों विनोबा भावे के साथ रहे हैं। इनके साथ रहने के कोई अच्छा अनुभव, किस तरह का अनुभव है इनके साथ का? विनोबा भावे 1960 में जब इंदौर आए, मैं उस समय खादी कमीशन की ट्रेनिंग ले रही थी। देवेंद्र कुमार गुप्ता थे, उन्होंने खादी कमीशन का एक केंद्र खोला था ताकि हमारे युवा लोग ग्राम उद्योग में आगे बढ़ें। तो उससे मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग ली थी 2 साल की। की स्थिति आई थी एक बार की, नंदा नगर उस समय नया नया बस रहा था, और वहाँ मैंने निश्चय किया था कि बाबा के आने के बाद में 1 साल तक चप्पल नहीं पहनूंगी। तो हम सुबह सुबह जब प्रभात फेरी के लिए जाते थे और सर्वोदय पात्र का लोगों के साथ संपर्क रखना, ये सारे काम करते, तो मैं नंगे पाँव जाया करते थे। तो मेरे पाँव में सुबह जब 4 बजे उठते थे, और वहाँ ठंड काफ़ी होती है जाड़ों में, तो उससे पाँव में खून आने लगता था। लेकिन मैं तय किया था कि मैं चप्पल नहीं पहनूंगी। तो फिर बाबा के पास आए, 60 की बात है। तो बाबा के पास बात कही कि शोभा चप्पल नहीं पहनती है, और कहते हुए एक संत थे, मानव मुनि बापा ने नाम रखा, दीपचंद जैन थे वो, तो उनका नाम मानव मुनि रखा था। तो उन्होंने कहा ये बहुत जिद्दी लड़की है, ये नहीं मानती है। तो बाबा ने कहा काम करोगी तो पाँव को या शरीर को थक रहे तभी तो काम कर सकोगी, तो इसके चप्पल लाओ। तो बाबा ने मुझे चप्पल पहनाए थे वहाँ पर। तो 60 में मेरे बाबा से संपर्क हुआ था। उसके बाद तो जो बाबा के साथ महादेवी ताई रहती थी, कुसुम देश पांडे रहती थी, तो कुसुम देश पांडे चाहते, उस समय पौनार आश्रम बन रहा था, तो वो चाहती थी कि मैं वहाँ जा कर के काम करूँ, वहाँ रहूँ उनके साथ। लेकिन मुझे लगा कि मुझे सरला बहन जी ने पढ़ा है, लिखा है और देश के काम के लिए सुना है, तो मुझे किसी आश्रम में निकल कि मुझे काम करना चाहिए, बहन जी जो कहेंगी वो मैं काम करूँगी। तो मैं नहीं गई वहाँ, और लक्ष्मी आश्रम को आगे बढ़ाने में बहुत काम किया मैंने। लक्ष्मी आश्रम में वहाँ की मुख्य कार्यकर्ता रही हूँ मैं। तो फिर तब मैं, उसके बाद जब ये बना तो फिर मैं तब यहाँ आ गई थी। तो यहाँ से पूरे देश से मेरा संपर्क रहा है। भूदान का काम है, चिपको आंदोलन का काम है, ये बड़े बांधों की बात है, ये सारे कामों में मेरा सहयोग रहा है जहाँ तक है। तो ये पंचेश्वर बांध बन रहा था, अब तो उसकी शुरुआत हो रही, उसमें है। तो इसमें सारे कामों में मैं साथ में थी। टेहरी बांध में तो बहुत काम किया, पुलिस की लट्ठी भी खाई थी उस वहाँ पर। तो ये सारे काम किए हैं।
70-75 साल पहले आपने सपना देखा था सरला बहन के साथ मिलकर के कि बालिकाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। तो आज तो सबको शिक्षा मिल गया, आज आप खुश हैं? हम जो शिक्षा चाहते थे, जीवन की शिक्षा, व्यक्ति इस प्रकार खड़ा हो जाए कि वो जीवन में हार न माने। मेरे पास यहाँ पर जो ये स्कूलों में आजकल शिक्षा अभियान चल रहा है जो, तो सारे कॉलेजों को, डिग्री कॉलेजों को, प्राइवेट स्कूल के सब आते हैं मेरे पास। तो मैं उनसे पहला प्रश्न करती आप क्या करना है, तो कहते नौकरी है। तो नौकरी जो है, नौकरी एक लक्ष्य है, पढ़ाई का लक्ष्य है, इसलिए पहाड़ उजड़ गया है। पहाड़ में जो शिक्षा होनी चाहिए, पहले तो बहनें काम करती थी तो खेती थी, लोग अपना अन्न खाते, शुद्ध चीज़ खाते थे, लेकिन आज सब बाजार पर आधारित हो गया है। जैसे लोगों को लगता कि हम व्यक्ति नहीं हैं, हम तो केवल काम के एक पुर्जे हैं, ऐसा उनको लगता था। तो आज वो बात नहीं है, आज बहनों में उसमें सामर्थ्य आई है, ताकत आई है और वो अपना वो समझती हैं। जैसा कि आपने बताया कि आज महिलाएं आत्मनिर्भर भी हो रही है, महिलाओं में एक क्षमता आई है, एक ताकत आई है, एक उनकी पहचान बनी है, उनका व्यक्तित्व में निखार आया है। लेकिन नई तालीम की शिक्षा अभी शेष है, जो होनी बाकी है। लेकिन इसके अलावा भी आपने बहुत सारे काम किए हैं, पर्यावरण के लिए बहुत सारे काम किए हैं। और पर्यावरण जागरूकता के लिए या जंगल बचाने के लिए कोई खास अनुभव है आपके पास, या कोई एक उदाहरण है जिसको आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? जंगलों को बचाने के लिए सब महिलाएं जंगल जा कर के जंगलों की रखवाली करती थी। जंगलों में लोगों ने महिलाओं ने बारी लगा दी थी कि इतने टाइम पर हम जंगल जाएंगे। गांव में बारी लगा दी थी कि इतने टाइम हम जाएंगे, इतने टाइम हम जाएंगे, इस प्रकार से हुआ। सबसे मुख्य बात हमने एक ही जंगल बचाया, क्योंकि बाहर के लोग बहुत पेड़ काटने के लिए, इसके लिए बहुत आते थे। तो हमने एक वो किया कि देवी को जंगल चढ़ा देना है। मान लो एक गांव है, उसकी जो ज़मीन है, तो ढोल नगाड़ देकर के गांव वाले जाते थे और जंगल घूमते थे और वहाँ देवी का झंडा लगा देते थे और कहते कि हम 5 साल तक जंगल को नहीं काटेंगे, हम सूखी लकड़ी जो नीचे गिरेंगी वो लेंगे, लेकिन हम जंगल को पेड़ पत्तियाँ वगैरह भी हम नहीं लेंगे, 5 साल तक जब तक सुधरेगा। तो इसलिए यहाँ जंगल बहुत बचे इस क्षेत्र में लोग। अब जो बाहर के लोग हैं वो तो कुछ नुकसान करते ही थे, लेकिन औसतन में जंगल का बचाव के महिलाओं का पुरुषार्थ है और उसमें पुरुषों का साथ भी है। गांव के पुरुष ने भी साथ दिया उनको। तो जंगल में हमने देवी को चढ़ाने का रिवाज यहाँ बनाया। ये बहुत पहले बना दिया था, लगभग 30-40 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं ये। तो पहले हमने सब, तो जंगल सारे बच गए यहाँ। जी, ये तो आपने बता दिया कि जंगल बहुत बचे हैं और जंगलों का नाम आपने देवियों के नाम पे रखा है, फलाने देवी का जंगल, फलाने देवी का जंगल। तो लोगों की उससे आस्था जुड़ी है, भावनात्मक रिश्ते हुए हैं। और एक बात और रह जाती है कि यहाँ पर आपको डरने लगता क्या? अकेले रहते हैं आप यहाँ? डर शब्द तो ये मन की चीज़ें हैं ये सब, क्योंकि जब हम ईश्वर का वास हर जगह देखते हैं, सब जगह ईश्वर है, व्याप्त है, तो फिर डर किस बात का। मैं तो अभी भी जब शुरुआत यहाँ पर बहन जी चली गई थी, तभी मैं अकेली रहती थी। बीच में यहाँ भीड़ भड़का हुई, जब हमने स्कूल खोला, हमारे पास 110-120 कार्यकर्ता थे, आश्रम में लड़कियों को रखा था। तो बीच में 10-15 साल हमने यहाँ किया, लेकिन उसके पहले मैं अकेली रहती, अभी भी अकेले थे और डर मुझे तो नहीं लगा। मुझ पर यहाँ हमला भी हुआ जब हमने खड़िया खनन का काम किया, पर्यावरण का काम किया और शराबबंदी का काम किया। तो इस प्रकार से मतलब महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। तो कुछ लोग थे उसके विरोध में थे, खासकर शराबबंदी और खड़िया खनन का मामला जो था। तो मुझ पर यहाँ हमला भी हुआ है। तो रात को 8-10 लोग आए, नौजवान थे, वो दिखी तो नहीं कि अंधेरा था उस समय, ये आंगन नहीं था, कुछ नहीं था ये सारा। और ये जो आप खिड़की देख रहे हैं उसमें हमने जाली वाले कुछ नहीं लगाते, सब कहीं से हम बाहर आ जा सकते थे। तो मेरी छाती पर चाकू भी रखा, मेरे पाँव को कर दिया, चोटें भी आई। तो ये हुआ, लेकिन मैं डरी नहीं। मुझे एक बहुत बड़ा अनुभव हुआ उस समय कि मेरे अंदर एक चीज़ का मुझे लगा कि
मैं अलग हूँ और मेरा शरीर अलग है, क्योंकि मैं अपने को खुद ऊपर से देख रही थी। मतलब मैं बैठी हूँ, लोगों ने मुझे जकड़ा हुआ है, छाती में वो है, पाँव में उनके जूते मेरी पाँव में हैं, तो लेकिन मैं शरीर में नहीं थी। जो मैं होता है, जो गांधी कहते हैं, विनोबा कहते हैं, या आध्यात्मिक लोग कहते हैं कि मैं जो है, मैं अलग है और शरीर अलग है। तो मुझे उस समय अनुभव हुआ कि मैं शरीर के अंदर नहीं हूँ। मैं खुद देख रही थी अपने को कि मैं बैठी हुई हूँ, लोग खड़े हैं, ये सब मैं देख रही थी मैं। तो ये बहुत बड़ा अनुभव हुआ। और डर तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन अब थोड़ा डर तो नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी झटक कहते हैं हमारी पहाड़ी में ना, वो कभी कभी हो जाता है कि एकदम आवाज़ आती है तो थोड़ा सा अंदर, लेकिन उसको डर में नहीं कहती हूँ। दूसरी बात है, डर तो जब ईश्वर को हम पेड़ पौधे में प्राणी मात्र ईश्वर देखते हैं, तो हम अकेले गए हैं। जब हम क्या कहते हैं, हमने जन्म तब भी हम अकेले आए हैं। मान लो हमारे साथ माँ बाप हैं या 7 लोग हैं, यदि हमारी मौत होगी तो कोई कुछ ईश्वर के अलावा कोई नहीं बता सकता है। यदि भावना अंदर आती है कि ईश्वर तो हर जगह व्याप्त है, तो डर किस बात का है। बाघ तो मेरे ऐसे आते थे। मैं जब उधर हमारा गौशाला था पहले, तो मैं तो हमेशा यहाँ गाय पाली हैं। तो एक आदमी गाय के लिए 2-2 3-3 गायें हम यहाँ पालते थे। तो मैं रात को जाती थी उधर गाय देखने के लिए, तो बाघ तो ऐसे ही रहते थे। मुझे कभी बाघ ने हमला नहीं किया। तो डर अंदर से नहीं है। मैं दीवार फाड़ कर गाय खो जाती थी कभी, तो जंगल में जाना तो मैं रात को भी चल देती थी। तो ऐसा अंदर भय पैदा नहीं हुआ कि डरना है, क्या करना। 75 साल से भी अधिक समय आपने समाज को दिया है और आपने बहुत सारे उदाहरण हमको बताए। आज़ादी के बाद के भूदान आंदोलन में आप रहे, चंबल घाटी में आपने काम किया, अस्पृश्यता पे लेकर आपने काम किया, बालिका शिक्षा पे आपने किया। तो 75 साल पहले और अब में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? उस समय कठिनाइयाँ थी, लोगों के जीवन में कोई सुख साधन नहीं था। यहाँ से लोग हल्द्वानी पैदल जाते थे। मैंने सारा क्षेत्र जो है सब पैदल घुमा है। उसमें गाड़ियाँ थी। मैं सुबह 9 बजे गांव में पहुँच जाती थी। मीटिंग एक गांव में, एक इलाके में 4 मीटिंग करके शाम को वापस आते थे। तो अभी तो सारी सुविधाएं हैं, सड़कें हैं, गाड़ियां हैं, लोग पैदल चलना नहीं चाहते। कारण एक ये भी है कि गाड़ियां इतनी हो गई, लोग को जनसंपर्क होता ही नहीं है, लोग मिलते ही नहीं आपस में। जिस काम के लिए गाड़ी में बैठे गए सीधे। तो ये आप लोगों के लिए, सारे युवा पीढ़ी के लिए सुख से भरे हुए लोग हैं और उन्हें वो कठिनाई नहीं देखी हैं जो कठिनाइयाँ हम लोगों ने देखी हैं। तो अभी सारे साधन हैं, लेकिन इस साधनों के पीछे जो आज सड़कों का, जंगल का विनाश हो रहा है, धरती का विनाश हो रहा है, और इतने मतलब कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ भूस्खलन ना हुआ हो। जितना खर्च आज चीज़ बनाने में लगता है, उससे दुगना खर्च उसको सुधारने में लगता है। तो इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि सुविधाओं के बीच में हम लोगों को ऐसे जो हमारा पहाड़ बचे, उस पर हमको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ना मीटिंग करने, ये आगे बढ़ना करने के सुख सुविधाएँ हैं, जो हमको बिजली मिल गई, पानी मिल गया, सड़कें मिल गई हैं, लेकिन इसको सुरक्षित कैसे रखना ये हम नहीं समझते हैं। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए सोचना चाहिए। आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है, बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। आपने हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारी दी है कि आज इसकी ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा बहन आपका, और आपसे हमने लंबा समय लिया है। मैं गंगा सिंह पांगती हिमदर्शन कुटीर का 1972 से 74 के बीच में
उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर के द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा ये ज़मीन वन पंचायत की अलॉटमेंट करवाएगी। उसके बाद शोभा दीदी यहाँ पहली बार इस बियाबन जंगल में आए और इस कुटीर को बनाने में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। तब से आज तक शोभा दीदी यहाँ पर है। मैं उस ज़माने में बहुत छोटा था, तो कई बार यहाँ आता था, तो मैंने उनको सलाह दी, बहन जी को देखा है और उन्होंने इस वनों को बनाने में यह पूरा धर्मगढ़ से तो जो 10 किलोमीटर में घने जंगल, ये उनकी देन है, ये देखने को मिलता है। और उन्होंने इस बियाबिन जंगल में संरक्षण विनाश किताब लिखी, जो भोपाल गैस कांड के दौरान में शोभा दीदी ने मुझे कहा गंगा सिंह इसको पैक करो, तो वहाँ के इंजीनियर ने मंगाया। और मैं सल्ला बहन जी को महान हस्ती मानता हूँ। और वो जो है और देश आज़ादी में वो ब्रिटिश होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेज़ों के अफसरों के सामने विरोध किया और वो आज़ादी का शो भी नहीं किया कि मैं जेल में रही करके। और पूरा उत्तराखंड का उनका जो है उत्तरकाशी से लेके पूरा हिमालय से तो उन्होंने पैदल पूरी छान मार के उनको एक एक चीज़ का है वो हिमालय से अभिभूत होती थी। और इस जगह पर संरक्षण जो विनाश किताब लिखा गया है, यहाँ से सामने से वे नरनारायण का पर्वत दिखता है। कई बार वन विभाग के लोगों ने आकर के यहाँ नरनारायण का पर्वत दिखाई देता है। यह धरती बहुत धन्य है इस महान हस्ती के लिए, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आज हमने देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता शोभा बहन से बातचीत की है। उन्होंने अपने सामाजिक जीवन के 70 साल के अनुभव को हमारे साथ साझा किया है। आशा करते हैं हमारा यह कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। अगली कड़ी में ऐसे ही किसी और शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।